गुड मॉर्निंग। देखिए जो है हमने व्यवहारवाद के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया। व्यवहारवाद के बारे में व्यवहारवाद क्या है, उसके अर्थ के बारे में, व्यवहारवाद की जो है पहली बार उसका प्रयोग किसने किया, या जो है व्यवहारवाद क्या है, या व्यवहारवाद का किन किन घटकों के रूप में अध्ययन होता है, या जो है व्यवहारवाद के मुद्दे के क्या कारण है, और व्यवहारवाद के कितने कौन कौन जो है प्रतिपादकों का योगदान रहा है, चाहे परंपरागत के तौर पर या आधुनिक दृष्टिकोण के तौर पर। अब ये हमें देख रहे हैं कि व्यवहारवाद का कार्य क्षेत्र कौन सा है। देखिए मैं ये सारी बातें इसके लिए मैंने नोटेट की है क्योंकि कई बार जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्यवहारवाद पर आता है। आपका जो बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, 15 नंबर का भी बनता है, 7 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है। तो ये सारी बातें जो है मैंने एक साथ में बोर्ड पे लिखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और फर्स्ट यूनिट में जो है कई बार ये आता है कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ विशेष क्षेत्र बताते हुए उसका वर्णन कीजिए या उसका जो अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, या कई बार प्रश्न आता है कि व्यवहारवाद के मुद्दे के कारण को बताते हुए उनके प्रमुख लक्षण बताइए। तो ये ज्यादातर जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर या तो राजनीतिक सिद्धांत का क्वेश्चन आता है या व्यवहारवाद का बात आता है। तो व्यवहारवाद के जो कार्य क्षेत्र की बात करता हूँ तो व्यवहारवाद के कार्य क्षेत्र के रूप में हम किसके रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति के तौर पर। दूसरा जो है निर्धारण व्यवहार के तौर पर अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो है नीतियों व मूल्यों के तौर पर जो है व्यवहारवाद का अध्ययन होता है। फिर जो है व्यवहारवाद का जो कार्य क्षेत्र और भी है, नीतियों राजनीतिक सिद्धांतों का एक उपागम भी है। यानी व्यवहारवाद क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का एक उपागम है, एक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तत्व भी है। और इसी जो कार्य क्षेत्र की हम बात करते हैं कि व्यवहारवाद का जो कार्य क्षेत्र है राजनीतिक दल के रूप में अध्ययन, दबाव समूह के रूप में अध्ययन, और ये दोनों जो है जो अनौपचारिक संगठन है ये अपना आप में जो एक सत्यनिष्ठता के रूप में उनका कार्य क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं उसका जो है विस्तार या उसका जो अध्ययन का जो है एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो राजनीतिक सिद्धांत के हम तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है औपचारिक तौर पर होती है, औपचारिक तौर पर हो रही है, ठीक है। अर्थात ये सरकारी गैर सरकारी तौर पर जो है कहीं ना कहीं इन बातों को पहले क्या था सिर्फ राज्य सरकार या सरकारी बातें होती है, सिर्फ जो है चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे डिसीजन एप्लीकेशन हो या डिसीजन जुडिशियल की बात आती है, यानी एक ही तरफा की बात होती है। अब क्या है कि ये इसका जो राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन का क्षेत्र वो व्यापक है, यानी यूनिवर्सल है। अर्थात जो है ऐसा कोई भी जो स्ट्रक्चर नहीं है जो इसका हम जो है हम तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन नहीं कर पा रहा था। जैसे यहाँ पर तुलनात्मक का जो है तुलनात्मक अध्ययन भी हो रही है, जैसे विभिन्न देशों के एक देश दो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न जो प्रकार के संगठन है या जो संस्था है या सरकारें जो काम कर रही है या जो है राज्यों की बात आती है, वो एक व्यापक तौर पर जो है इस व्यवहारवाद के तौर पर उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये सारी बातें एक औपचारिक संगठन के रूप में बात आती है, और ये जो है व्यवहारवाद का कार्य क्षेत्र संकट शक्ति के रूप में बात आती है, प्रक्रिया के रूप में या डिसीजन मेकिंग के रूप में भी जो है इसका क्षेत्र जो है व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। फिर जो है इसी आधार पर जो है व्यवहारवाद का जो कार्य क्षेत्र है क्रिया व प्रक्रिया या विधियों के तौर पर भी जो है इसका एक मापन देखा जाता है, इसके रूप में व्यवहारवाद के रूप में, यानी आपका प्रोसेस क्या है, आपकी एक्शन क्या है, या किस मेथड के तौर पर जो है आप अध्ययन कर रहे हैं, इसका आप किस तौर पर करेंगे, व्यवहारवाद के तौर पर, ठीक है। तो ये भी एक जो तत्व है वो एक व्यवहारवाद का एक कार्य क्षेत्र है। फिर आता है कि व्यवहारवाद के अंदर हम व्यक्तियों के आपसी संबंधों का भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी एक समूह के रूप में, जैसे हित समूह आ गया, दबाव समूह की बात आ गई, या बहुत सारे ऐसे यूनियन हैं कि क्या हम यूनियन को जो है राज्य का तत्व नहीं मान सकते क्या उनकी कोई जिम्मेदारी या कोई भूमिका नहीं होती है क्या? तो कहीं ना कहीं अगर राज्य को वेल स्टेट बनाना है तो हमें ऐसे गैर सरकारी या ऐसे यूनियन या ऐसे संगठन या पब्लिक हित की जो यूनियन की बात आती है या समूह की बात आती है तो उनका भी अध्ययन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कि भाई पहले जो है व्यक्ति से जो है, जैसे हम बात करते हैं राज्य सरकार की स्थापना कैसे होगी, जैसे पहले कुटुंब बना, कुटुंब का मतलब परिवार बना, यानी व्यक्तियों का जो समूह है एक व्यक्ति का समूह है, उसके बाद जो है समाज बना, समाज से राज्य बना, और राज्य से फिर राष्ट्र राज्य की बात आती है। तो
तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं एक हम संगठन के तौर पर भी जो है व्यवहारवाद के अंदर उसका अध्ययन या उनका कार्य क्षेत्र के रूप को शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है किससे जुड़ी हुई है, व्यवहारवाद के कार्य क्षेत्र से। अब जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि व्यवहारवाद को जो है स्थापना को डेफिनेशन ने कर दी, या व्यवहारवाद में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण जो है उसका जो है उन्हें जो है एक परंपरागत सिद्धांत के प्रति असंतोष के रूप में माना जाता है, और वही जो ये सिद्धांत जो एक आधुनिक उपागम बन गया, या आधुनिक युग की शुरुआत करने में इस उपागम की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, जिसका श्रेय हम इसको देते हैं डेविड ह्यूम को। और उसकी पुस्तक का नाम क्या नाम है, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। अर्थात डेविड ह्यूम ने इसी पुस्तक के आधार पर उन्होंने 8 बातें बताई, जिसमें पहली बात आती है नियमितता अर्थात रेगुलरिटी होनी चाहिए। यानी व्यवहारवाद का एक मापदंड का सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब तक आपकी रेगुलरिटी नहीं है, यानी आपका स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, या जो है नियमितता नहीं है, तब तक जो है किसी भी राज्य या व्यवहार का हम अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। और दूसरी जो बात आती है कि वेरिफिकेशन की बात आती है, सत्यापन। यानी व्यवहारवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है सत्यापन, वेरिफिकेशन करना। अभी जैसे मान लो कोई विदेशी आ जाता है या जो है राज्य में रह रहा है, नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो नागरिकता प्राप्त तो तभी होगी तब तक उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। तो ये भी एक बड़ा आकलन है व्यवहारवाद के रूप में, ठीक है। तीसरी बात आती है प्रमाणीकरण। यानी ये प्रमाणीकरण जो क्रम होता है वो मात्रात्मक तौर पर नहीं, गुणात्मक तौर पर भी होना चाहिए। यानी हम रिसर्च करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, कहीं की सर्वे या आंकड़े जो है या इस तरह की गोष्ठियां होती है या वर्कशॉप के तौर पर जो है उसका मापन करते हैं या आकलन करते हैं कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, या क्या हम जो है उस जो हमारी जो मूल जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ऐसी हमारी जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के तौर पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। फिर जो है इसी व्यवहारवाद के लक्षण के रूप में हम देखते हैं मूल्य निरपेक्ष। यानी व्यवहारवाद का जो मुख्य जो लक्षण है वो मूल्य निरपेक्ष के रूप में, मूल्य सापेक्ष के रूप में नहीं है। यानी जब हम व्यवहारवाद के ऑपोजिट की बात करते हैं, इसके उत्तर व्यवहारवाद के रूप में, तो उन्होंने मूल्य निरपेक्ष और मूल्य सापेक्ष की बात की, दोनों की बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी लक्षण के रूप में हम क्रम बदलता या व्यवस्थीकरण की बात करते हैं। फिर जो है व्यवहारवाद अपना में क्या है, विशुद्ध विज्ञान की बात करता है, और व्यवहारवाद अपना एकीकरण या समायोजन के रूप में हम देख सकते हैं। ये सारी बातें जो है व्यवहारवाद के 8 लक्षणों के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो कई बार ये किसी मानता है कि भी व्यवहारवाद का उल्लेख इसके रूप में किया गया, अच्छा व्यवहारवाद को जो है लाने में या व्यवहारवाद की उत्पत्ति के रूप में किसका योगदान माना जाता है, डेविड ह्यूम की पुस्तक का क्या नाम है, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। और इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कितने लक्षणों की बात की गई, 8 लक्षण। अर्थात कौन से है, तो वो ये है नियमितता के रूप में, सत्यापन के रूप में, तकनीकी या प्रविद्या के रूप में, या परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, क्रम बदलता, व्यवस्थीकरण, विशुद्ध विज्ञान या एकीकरण या समायोजन। ये सारी बातें जो है व्यवहारवाद से जुड़ी हुई है। यानी आज क्वेश्चन याद है कि व्यवहारवाद का अर्थ परिभाषा या उसके विशेष क्षेत्र के बारे में, या जो विशेष क्षेत्र में ये कार्य क्षेत्र आ गया, या व्यवहारवाद के मुद्दे के क्या कारण ये आ गए, और फिर उसके बाद व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण कौन से या किन लोगों का योगदान रहा। तो ये मोटे तौर पर मैंने सारी बातें बता दी है, तो उसको आप अच्छे तरह से याद करना है, और क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।